दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश दिया। कोरोना दौर में ये उनका छठा राष्ट्र के नाम संदेश था। कुछ वक्त के बाद आए थे, अंतराल के बाद, लेकिन लोगों को बड़ी निराशा हुई कि 5 किलोग्राम चावल या गेहूं देने की योजना का अगर 5 महीने के लिए विस्तार करना था तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को अपना वक्त क्यों जाया करना पड़ा। आखिर ये तो प्रेस विज्ञप्ति से या कोई सरकारी प्रवक्ता इसकी घोषणा कर देता कि जो योजना चल रही है वो 5 महीने और चलेगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को आना पड़ा तो ज़रूर कोई न कोई बात होगी। बहरहाल हम उसको बहुत आज की इस चर्चा में हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रिएक्शंस आ चुके हैं। लोगों ने उसको बिहार इलेक्शन से जोड़ा है जो नवंबर में होने जा रहा है। लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में छठ जैसे पर्व का जो जिक्र आया उसको भी जोड़ लिया उसी में, जबकि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। उन्होंने तमाम पर्वों का नाम लिया। बस वही है कि जैसे ईद है, मुहर्रम है, ये जो पर्व थे वो छूट गए, ये भी इसी दरमियान आ रहे हैं और देश के काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं, तो हम इन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और पहले भी सरकार के तमाम स्टेटमेंट्स में, तमाम डॉक्यूमेंट्स में ये बात आई है कि अपने देश की आबादी 135-36 करोड़ जो भी है, उस 135-36 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को ये योजना दी जा रही है, यानी मुफ्त का गेहूं या चावल और चना भी 1 किलो। अब मेरा ये सवाल है कि अगर इस देश के 135 करोड़ लोगों के बीच 80 करोड़ लोग, जो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री के आंकड़े में भी आया, उन्होंने भी ये बात कही 80 करोड़ की, अगर 80 करोड़ लोग मोहताज हैं सरकारी अनाज, अब उसकी क्वालिटी कैसी होती है या नहीं होती है वो अलग विवाद है, बहुत सारी जगहों पर कंप्लेन भी आए हैं। अगर लोग सरकारी अनाज, सरकारी स्तर पर मुफ्त अनाज के लिए अगर मोहताज हैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, ये आंकड़ा अगर आया है तभी तो इस आंकड़े के अनुसार वितरण किया जा रहा है गेहूं और चावल का। तो अगर 80 करोड़ लोगों की ये हालत है इस देश में, तो इतने वर्षों से, मैं 1947 या 1950 नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिरकार 6 सालों में लोगों को और आगे बढ़ाने की जो योजनाएं थीं उनका क्या हुआ। और पीछे भी जो सरकारें कह रही थीं, तमाम कांग्रेस की सरकारें हों या दूसरी और पार्टियों की हों, गठबंधन की सरकारें हों, कि भाई काफ़ी गरीबी को काफ़ी ख़त्म किया जा चुका है, तो गरीबी उन्मूलन योजनाओं का आखिर क्या नतीजा निकला कि इस देश के 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोग अभी भी गेहूं और चावल के लिए सरकारी एक तरह से दान कहिए या सरकारी सहायता कहिए, मुफ्त योजना के मोहताज हैं। ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। दूसरा जो प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कि ठीक है ये गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, बेहाल लोग हैं कोरोना के इस दौर में, लेकिन उन लोगों के आंकड़े पर सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों साइलेंट हैं जो कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगार हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 20 करोड़ थे, 25 करोड़ थे, मान लीजिए वो 11 करोड़ थे, 12 करोड़ थे, 20 करोड़ थे, 25 करोड़ थे, सरकार बताती, सरकार बताए कि जो आंकड़े मीडिया में आ रहे हैं वो स्पेकुलेशन है, असल आंकड़ा ये है। जैसे उसने एक आंकड़ा बता दिया कि 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो सरकार के अनाज योजना का लाभ उठा रहे हैं या उसके बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, इसीलिए शायद उनको दिया जा रहा है। तो अगर इस देश में 20 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़ जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं, पहले से जो बेरोजगार हैं उनके अलावा, सब मिलाकर कितने लोग बेरोजगार हुए या बेरोजगार हैं। अब मेरा यह सवाल है कि इन बेरोजगार लोगों के लिए सरकार के पास क्या योजना है। अगर वो मान लीजिए 12,000 रुपये महीने भी पाते थे ठेला चलाकर या असंगठित क्षेत्र के दूसरे और काम कर रहे थे, 15,000 रुपये पाते थे, 20,000 रुपये पाते थे, कोई 40,000 रुपया पाता था और सब बेहाल हो गए, बेरोजगार हो गए, तो भारत सरकार की दुनिया के और मुल्कों की तरह जो बेरोजगार हुए हैं उनके मुतल्लिक या उस तरह के पैटर्न पर क्या ऐसी योजना है? क्या उनके लिए कोई पैकेज है?
किसानों के लिए मान लीजिए आपने कहा कि उनको हम भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इनके लिए क्या योजना है? इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या आप सिर्फ 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल से काम चला सकते हैं? तीसरी बात, एक बड़ी बात यह है कि अगर आप बेरोजगारों के लिए कोई पैकेज आपके पास नहीं है, आप 20 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं कि आपने पैकेज दिया है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए उपचार की क्या व्यवस्था है? गांव में, शहरों में, कस्बों में अब तो हर जगह इस महामारी का प्रकोप पहुंच गया है, और ऐसी जगहों पर पहुंच गया है जहां की बारात लेकर जा रहे हैं लोग, और वो 100 लोग जो हैं वे संक्रमित हो जा रहे हैं, दूल्हे की मौत हो जा रही है। हालात इस तरह हैं, और वहां भी चुनाव होने वाला है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इस देश में जो संक्रमित लोग हैं या संक्रमित नहीं हैं, उनकी जांच के लिए भी पैसा लिया जा रहा है। आप प्राइवेट अस्पतालों में आपने 4500 से आपने 2200, 2400 जो भी रुपया किया है, लेकिन पैसा लिया जा रहा है। दुनिया के अनेक मुल्क हैं जो, और भारत से कईयों की जो आर्थिक स्थिति है वो इससे भी बेहतर कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो सब कुछ मुफ्त है। हमारे देश में उपचार बिल्कुल मुफ्त नहीं है। खासकर आप प्राइवेट सेक्टर का देख लीजिए, अर्ध सरकारी क्षेत्र का देख लीजिए, बहुत ही बुरा हाल है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में तो जांच यानी टेस्टिंग से लेकर उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। 10-10 अगर हजार लोग 10-10 हजार रुपए अगर एक दिन का एक कमरे का खर्च लिया जा रहा है, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास क्या योजना है? इस सरकार के पास क्या योजना है? तो हमारा ये कहना है कि 5 किलो अनाज के लिए तो आपने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, लेकिन इतनी जो बेहाली है उपचार की, इतनी जो बेहाली है टेस्टिंग की, इतनी जो बेहाली है तमाम जो दवाओं को लेकर कन्फ्यूजन है। आप सरकार की तरफ से यह भी बता दिया गया कि भारत में जल्दी ही वैक्सीन आने वाली है, जल्दी ही टीका आने वाला है, और आपने ये भी घोषणा करवा दी कि भाई सबसे पहले किसको ये मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए, कोरोना वॉरियर्स को मिलनी चाहिए, नर्सेज को मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सबसे पहले। लेकिन दुनिया भर में टीका और वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कई जगह खोज चल रही है। हमने पहले ही कह दिया लोगों को कि हमारे देश में बहुत स्थिति बेहतर है और हम लोग जल्द किसी भी समय हम लोग ला देंगे, या जब भी आप लाएं। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो पहले हम लोग कर रहे हैं कि पहले टीका किसको मिलेगा, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि टीका कब आएगा, और टीका अगर आएगा तो उसकी अभी ट्रायल की क्या पोजीशन है, क्या कोई जांच पड़ताल आगे बढ़ी है। तो ये मुझे लगता है कि इससे लोगों को एक तरह से भ्रम में डाल दिया जाता है। अब अनेक लोग हम लोगों से पूछते हैं मीडिया कर्मी होने के नाते कि भाई सुना है कि जल्दी टीका आने वाला है, तो क्या असलियत क्या है? अखबारों में, मैगजीनों में लोग खबर पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि पढ़ें, और टेलीविज़न पर देखकर वो और भ्रमित हो जाते हैं। अब आज ही हमने देखा कि जो एक बाबा हैं, अब बाबा ने ये घोषणा कर दी कि उनका जो कोरोनिल है वो बाजार में आज जाएगा, अब वो शुरू हो जाएगा। अब कोरोनिल को आयुष मंत्रालय ने रोक दिया था, उसके प्रचार पर बैन लगा दिया था, उसके किट पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाबा ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है, टेलीविज़न चैनलों पर खबर चल रही है कि वो कोरोनिल लेकर आ गए हैं। कोरोनिल से वो क्योर का दावा नहीं करते, वो ये कह रहे हैं कि हमने कई मरीजों पर इसको आजमाया था और वो काफ़ी ठीक हुए, वो परसेंटेज बता रहे हैं ठीक होने वालों का। तो इस तरह से अब सवाल इस बात का है कि क्या अपने देश में उपचार की पद्धति, उपचार को लेकर कोई वैज्ञानिक समझ है या नहीं है? क्या सरकार इन चीज़ों की पड़ताल करती है? क्या सरकार की निगरानी में ये सब चीज़ें हैं? आप अस्पताल मुहैया नहीं कराते, आप बेड मुहैया नहीं कराते, आप जांच मुहैया नहीं कराते, टेस्टिंग के लिए पर्याप्त जो जरूरी जितना भी तंत्र है एक समूची आबादी का इस विशाल देश में, वो नहीं कराते। आप आज भी अगर आप देखिए टेस्टिंग, हिंदी हार्टलैंड के जो स्टेट्स हैं वहाँ टेस्टिंग का रेट इतना गया गुजरा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ऐसी स्थिति में क्या तमाम तरह के इस तरह के जो लोग भी आए जिनकी कोई वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं है, कम से कम वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं की रोशनी में उनकी वैज्ञानिकता, उनके अनुसंधान की प्रामाणिकता साबित शुदा नहीं है, और वो अगर दावा करते हैं कि वो ये सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आयुष मंत्रालय पहले कह चुका है कि नहीं इसको हम प्रतिबंधित कर रहे हैं, और फिर भी
अगर कोई डंके की चोट पर स्वामी कह रहा है, कोई बाबा कह रहा है कि वो हर हालत में इस अपने किट को, कोरोनिल किट को वो बाजार में उतार रहा है, तो इसको क्या कहा जाए? क्या ये सत्ता और उस तरह के जो बाबा हैं, जो इस तरह का धंधा भी करते हैं, इस तरह के बिजनेस में भी हैं, इस तरह के उपक्रम को चलाते हैं, क्या इनके बीच कोई संधि है या क्या है? ये एक बहुत बड़ा पेंच है जो मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। और ऐसे दौर में हमें ऐसा लगता है कि लोगों को दूसरी चीज़ों में उलझाया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि वो ऐप को बैन कर दिया। ठीक है, ऐप क्यों आया था? ऐप किसने लाया था? ऐप वालों को, ऐप वाले तो कंट्रीब्यूट कर रहे थे बहुत सारे सरकारी योजनाओं में, सरकारी फंड में। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ एक पहले आप ऐप लाते हैं, फिर ऐप को बैन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कारोबारियों की, उसी देश की, वो बिल्कुल पहले की तरह चल रही हैं। सरहद का तनाव सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसा लगता है कि अगर टेलीविज़न खोलिए तो लगता है कि सरहद के अलावा और इस देश में कुछ भी नहीं है, कोरोना तो पीछे हट गया। जहाँ जैसे एक चल रहा था ना नारा, कोरोना भाग भाग भाग, तो कोरोना भाग चुका है, अब केवल सरहद पर है। तो सरहद पर जो ड्रैगन है उसको भी भगा देना है और तुरंत वो भाग जाएगा एक ही बार, एक धमकी देने के बाद। तो हमारा ये कहना है कि टेलीविज़न चैनलों पर कोरोना भाग, ड्रैगन भाग, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये मैं समझता हूँ इस देश की जो जनता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बहुत ज़्यादा सुशिक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा सूचित नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है। इस ऐसे मुल्क में लोगों को भरमाने, उलझाने का एक जरिया बन रहा है, एक बहुत ख़तरनाक जरिया बन रहा है, और इससे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो संकट में पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि ये आज का बड़ा प्रश्न है जिस पर हमारे देश के हुक्मरानों को, हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट को, हमारे देश के मेडिकल साइंसेज में लगे लोगों को, योजनाकारों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हम किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं। क्या पूरे मुल्क को हम अज्ञान के आनंद लोक में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं? आखिर हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं? अगर हम खुशहाल नहीं समाज को रखते हैं, अगर अपने देश को मजबूत नहीं बनाते हैं कि इतने वर्षों बाद आज़ादी के भी 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर मोहताज हैं खाने के लिए, लेकिन उनके पास दवा नहीं है, उनके पास अस्पताल नहीं है, उनके पास उपचार के लिए पैसे नहीं हैं, आप क्या करेंगे? तो बेहतर क्या ये नहीं होता कि उपचार की सारी व्यवस्था स्टेट अपने हाथ में लेती? क्या बेहतर ये नहीं होता कि तमाम जितने प्राइवेट अस्पताल हैं जहां खूब पैसा लिया जा रहा है, उनको स्टेट टेक ओवर कर लेता और स्टेट टेक ओवर करके लोगों को वहां पर उपचार मुहैया कराया जाता सरकार की तरफ से, और सरकार रीइंबर्स करती या उनको कहती कि हम आपको सस्ते, जितना भी न्यूनतम आपका खर्च है वो हम एडजस्ट करेंगे, जिस तरह की भी वो व्यवस्था करती, और इस व्यवस्था के तहत लोगों की जान की सुरक्षा की जा सकती थी। और दुनिया के कई मुल्कों ने ऐसा किया है। कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग केवल हम भारत के लिए परिकल्पना के तौर पे या एक हाइपोथेटिकल एक पोजीशन रख रहे हैं। दुनिया के अनेक मुल्कों ने किया है, और जिन मुल्कों ने किया है उनको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस देश में बहुत बड़ी आबादी इंश्योरेंस बेस्ड भी नहीं है, वो गरीब लोग, कस्बे के लोग, गांव के लोग, छोटे शहरों के लोग जिनके पास पैसा नहीं है, और जो इंश्योरेंस बेस्ड जो लोग हैं उनका भी क्या हाल है, अमेरिका उसका एक गवाह है, जहां सबसे बुरी स्थिति है, जहां इंश्योरेंस बेस्ड मेडिकेयर है। तो हमारा ये कहना है कि आज के इस दौर में हम न भूलें कि कोरोना महामारी इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, हमारे देश की आवाम के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए। उस पर अगर ध्यान उससे हटता है, अगर डाइवर्जन जो है इस प्रकार का होता है, उलझाव और भटकाव इस प्रकार का होता है कि हम असल मुद्दे से ध्यान हटा देते हैं लोगों का, तो मैं समझता हूं कि न हमारे हक में है, न सरकार के हक में है, और न आवाम के हक में है, किसी के हक में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।